हेलो स्टूडेंट, क्या हाल है आप सबके। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो हम लोग गुरुत्वाकर्षण स्टार्ट कर चुके थे, जिसके 2 वीडियो ऑलरेडी कर भी चुके हैं। तो आज गुरुत्वाकर्षण का तीसरा वीडियो होगा। देखो, इससे पहले का जो वीडियो था, मतलब दूसरा वीडियो, उसमें हमने गुरुत्वाकर्षण नियम का सदिश रूप पढ़ा था, है ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन लॉ, और साथ में अध्यारोपण का सिद्धांत देखा था, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो, ये दो चीज़ें हमने देखी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के नज़रिए से। अगर आपको आती हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती हैं तो दूसरा वीडियो जाके देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और इसके साथ साथ हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन भी करे थे, एकदम NCERT के एग्जाम्पल किए थे, और उसके बाद नीट लेवल के भी क्वेश्चन किए थे। तो जाके देख लेना अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती हैं। बाकी आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि आज के वीडियो में हम मुख्य रूप से गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड ये क्या होता है, ये सब चर्चा करेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 12th में हम लोग वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। सेम चीज़ें होंगी बिल्कुल, इसलिए अगर आपको गुरुत्वीय क्षेत्र समझ में आ गया तो वैद्युत क्षेत्र आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखना इस वीडियो को। तो देखो, गुरुत्वीय क्षेत्र स्टार्ट करते हैं ना। तो सबसे पहले बात करेंगे क्षेत्र क्या होता है। क्षेत्र देखो, हर किसी का एक क्षेत्र होता है, जैसे आपका भी क्षेत्र होता है, हमारा भी क्षेत्र है। क्षेत्र पता कैसे लगाते हैं, जैसे कि जिस क्षेत्र में आप रहते हो वहाँ आपकी चलती होगी, है ना, मतलब आपका थोड़ा सा प्रभाव होगा वहाँ पे। जैसे कि आपका क्षेत्र में आपके लोग, अगर मैं पूछता हूँ कि आपके बारे में, तो आपके बारे में लोग जानते होंगे, है ना, तभी तो वो आपका क्षेत्र कहलाएगा। अब दूसरे क्षेत्र में तो आपको हो सकता है ना जानते हों, बट आपके क्षेत्र में तो जानते ही होंगे। तो क्षेत्र बेसिकली, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ना चुंबक का एग्जाम्पल लेते हैं। चुंबक का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा। चलो मान लेते हैं हमारे हाथ में एक चुंबक है, ठीक है, हाथ में चुंबक है, मैंने उसको छुपा रखा है। मान लो ये चुंबक है, ये चुंबक है जिसका ये नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल है। मैंने इस चुंबक को छुपा रखा है, लेकिन कैसे पता करेंगे कि मेरे हाथ में चुंबक है। सबसे सिंपल तरीका है कि एक धातु का छोटा सा टुकड़ा लेके आएंगे और इसके आसपास रख देंगे। मान लो एक धातु का टुकड़ा है जिसका द्रव्यमान m1 है और मैंने यहाँ पे रख दिया है, मान लो जिस चुंबक से r दूरी पर रख दिया है, ठीक है। अब इस लोहे के टुकड़े के साथ क्या होगा, देखो हाथ में चुंबक है, मैंने छुपा रखा है, किसी को पता नहीं है मेरे हाथ में चुंबक है। जैसे ही लोहे का टुकड़ा रखा, ये क्या होगा, ये चुंबक की तरफ आकर्षित होगा, क्योंकि पता है धातुएं चुंबक की तरफ आकर्षित होती हैं। तो देखो, ये चुंबक की तरफ आकर्षित होगा, मतलब हम तुरंत, मतलब जैसे लोहे के टुकड़ों को देखेंगे आकर्षित होते हुए, हम तुरंत कह देंगे मेरे हाथ में चुंबक है ना। लेकिन इस लोहे के टुकड़े को यहाँ की जगह मैं यहाँ पे रखता, यहाँ पे, तो क्या होता, तब भी तो ये चुंबक की तरफ आकर्षित होता, बिल्कुल होता। अब इसको यहाँ की जगह पे मैं अगर यहाँ पे रख देता, तब भी क्या होता, तब भी ये चुंबक की तरफ आकर्षित होता। लेकिन आप सोच के देखो, लोहे के टुकड़े को हम बहुत दूर रख दें तो क्या ये चुंबक की तरफ आकर्षित होगा? हो सकता है हो जाए, बट ज़्यादा चांसेस हैं कि नहीं होगा। जैसे कि अगर मैंने बहुत ज़्यादा दूरी पर रख दिया इस लोहे के टुकड़े को, अगर ये आकर्षित नहीं हुआ तो कहेंगे चुंबक का वहाँ पे कोई प्रभाव ही नहीं है, यानी कि चुंबक का वहाँ पर क्षेत्र ही नहीं है। इसीलिए ये क्षेत्र होता है ना, वो एक सर्टेन रेंज तक होता है, इसकी एक लिमिट होती है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो अगर मैंने यहाँ पे रख दिया, मैंने अगर इस लोहे के टुकड़ों को यहाँ पे रख दिया और इस पर कोई बल नहीं लगा, तो हम कहेंगे कि इस जगह पर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं है, तभी तो बल नहीं लगा, यानी कि यहाँ पर चुंबक का कोई भी क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र कितना, मतलब क्षेत्र कैसे पहचानेंगे, क्षेत्र में अगर देखो, अगर कोई लोहे का टुकड़ा मैं रखूँ और उस पर अगर बल लगे, वो चुंबक की तरफ आकर्षित हो, तो कहेंगे उस जगह पर चुंबक का एक क्षेत्र है ना। तो क्षेत्र को पहचानने का सिंपल तरीका है, कुछ चीज़ लेके आएंगे हम टेस्ट करने के लिए। देखो, अभी तो चुंबक के लिए हम चुंबकीय क्षेत्र को टेस्ट करने के लिए लोहे का टुकड़ा ला रहे थे। हमारा मेन मकसद इस चैप्टर में रहेगा कि गुरुत्वीय क्षेत्र चेक करने के लिए। तो गुरुत्वीय क्षेत्र कैसे चेक करेंगे, उसका भी एक सिंपल तरीका है। तो देखो, गुरुत्वीय क्षेत्र चेक करने का सिंपल तरीका क्या है कि सबसे पहले एक द्रव्यमान, एक वस्तु लेके आएंगे जिसका द्रव्यमान m है, कैपिटल M है, ठीक है। अब ये कैपिटल M क्या करेगा, अपने आसपास एक क्षेत्र बनाएगा, है ना। आपको पता है कि इस द्रव्यमान के पास में अगर कोई दूसरी वस्तु लेके आएंगे तो क्या होगा, इन दोनों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। आपको पता होगा वो बल कितना होता है, F बराबर G। अगर इसका द्रव्यमान चलो मान लेते हैं m1 है, ठीक है, तो कितना बल लगेगा, G m1, और कोई दूसरी वस्तु लेके आते हैं जिसका द्रव्यमान m2 है और इनके बीच की दूरी r है, तो इन दोनों के बीच कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, G m1 m2 बटे r² लगेगा ना। लेकिन एक बात सुनो, हम यहाँ पर पढ़ने के वाले हैं, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में। तो देखो क्या होगा कि मैं इस द्रव्यमान को छुपा लूँगा। अभी देखो यहाँ पे, अभी एक काम करो, अभी क्या कर रहा हूँ मैं, इस द्रव्यमान को छुपा ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको पता है
अगर मैं कोई दूसरा द्रव्यमान लेके आऊँगा, पता करूँगा, हमें ये पता लगाना है कि मेरे हाथ में कोई दूसरी वस्तु रखी है जिसका द्रव्यमान m1 है, या हाथ में कुछ भी नहीं है ना, बस पता लगाना है मेरे हाथ में आखिर है क्या। तो क्या करूँगा, गुरुत्वीय क्षेत्र को टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, एक छोटा सा द्रव्यमान छोटी सी वस्तु लेके आते हैं, एक छोटी सी वस्तु है ना, जिसका द्रव्यमान चलो मान लेते हैं यहाँ पर m0 है, m0 मानो। एक दूसरी वस्तु लेके आते हैं, बहुत छोटी सी वस्तु होगी जिसका छोटा सा द्रव्यमान होगा, चलो मान लेते हैं वो छोटा सा द्रव्यमान m0 है। m0 टेस्ट मास है ये, क्योंकि हम टेस्ट करने के लिए लाए हैं इसको कि हमारे हाथ में कोई दूसरी वस्तु है भी या नहीं है। देखो कैसे पता लगेगा कि हमारे हाथ में कोई दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान m1 है, कैसे पता लगेगा, जैसे ही मैं इस द्रव्यमान को रखूँ, इस वस्तु को यहाँ पे रखूँगा, तुरंत क्या होगा, इस पर इस साइड की तरफ, इस वस्तु के केंद्र की तरफ एक गुरुत्वाकर्षण बल लगने लगेगा। जैसे ही ये बल लगेगा हम बता देंगे कि हमारे हाथ में एक वस्तु है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान m1 है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि गुरुत्वीय क्षेत्र को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा द्रव्यमान लेके आते हैं, छोटी सी वस्तु लेके आते हैं जिसका द्रव्यमान अभी मान लिया हमने m0 है। और याद रखना इस वस्तु को जिसका द्रव्यमान m0 है, इसे हम बोलते हैं टेस्ट मास, क्योंकि हम गुरुत्वीय क्षेत्र को टेस्ट करने के लिए लाए हैं। तो देखो गुरुत्वीय क्षेत्र आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर एक वस्तु रखी है जिसका ये क्षेत्र है, क्योंकि क्षेत्र कैसे पता चला, जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे रखा, इस वस्तु को यहाँ पे रखा, वैसे ही इस पर एक गुरुत्वाकर्षण बल लगने लगा। अगर मैं इस वस्तु को यहाँ पे रखता, यहाँ पे, तब भी क्या होता है, इस वस्तु पर इसकी तरफ, इसके केंद्र की तरफ एक बल लगने लगता। हम कह देते कि ये जो वस्तु है ना वो m1 द्रव्यमान के क्षेत्र में रखी है ना। तो इसीलिए कभी भी गुरुत्वीय क्षेत्र को आपको पता लगाना है तो क्या करेंगे, हम एक टेस्ट मास लेके आएंगे और उसके क्षेत्र में रख देंगे। अब कितना गुरुत्वीय क्षेत्र है, कितना बड़ा मास है, जितना बड़ा मास होगा उतना ही ज़्यादा क्षेत्र बनेगा उसका, है ना, उतना ही लंबा, उतना ही बड़ा, उतना ही तीव्रता वाला क्षेत्र बनेगा। तो कितना क्षेत्र है, उसकी तीव्रता क्या है, असल में तीव्रता निकालते हैं। मेरा मेन मकसद होता है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना। तो देखो एक आप लोग गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित किससे करते हैं, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे लिख लो, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड की कितनी इंटेंसिटी है, कितना ज़्यादा है, कितना कम है क्षेत्र, ठीक है। तो इसको प्रदर्शित करते हैं ई से। और आप लोग ध्यान रखना एक बात, जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो एक सदिश राशि होती है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर वेक्टर लगाया है। तो ये ई क्या होता है, ई बराबर क्या होता है, गुरुत्वीय क्षेत्र हमने बोला कैसे निकालते हैं, एक टेस्ट मास लेके आते हैं m0, फिर देखते हैं उस पर कितना बल लग रहा है। तो तीव्रता निकालने के लिए क्या बोलेंगे हम कि टेस्ट मास पर कितना बल लग रहा है। तो ई वेक्टर बराबर क्या होगा, F/m0। तो याद रखना ये फार्मूला आपके पास बन के आ गया है, ई बराबर F/m0, यानी टेस्ट मास पर लगने वाला बल, टेस्ट मास पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उस पॉइंट पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बताता है। तो इसको ज़रा हल करो। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ इनके बीच की दूरी r है, ये जो टेस्ट मास रखा है मैंने r दूरी पर रखा है इस m1 वाले मास से, तो बताना इन दोनों के बीच कितना बल लगेगा। तो यहाँ से बल लिख लो ज़रा, F बराबर Gm1m0/r², यही तो बल लगेगा इन दोनों वस्तुओं के बीच। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो ज़रा, तो E बराबर, अब ये बल देखना, बल ध्यान से देखना, ये जो बल की दिशा है, चलो r वेक्टर की दिशा अगर मैं ये मान लेता हूँ तो बल की दिशा r की उल्टी है ना, तो इसीलिए मैं दिशा को भी साथ में लिखूंगा क्योंकि E वेक्टर है ना। तो देखो यहाँ पे क्या करूँगा, बल कितना है, Gm1m0/r², और डायरेक्शन कैसी है, r वेक्टर की उल्टी, मतलब -r²। ओके, अब ध्यान से देखो, बटे में क्या है, m0, तो इसको ज़रा हल करो, कितना आएगा, इधर हल कर देता हूँ मैं, ये आएगा E वेक्टर बराबर, देखो m0 से m0 कट जाएगा तो कितना आएगा, ये r0 नहीं है, r² है, r² है ना। ओके, तो E बराबर कितना आ जाएगा, Gm1/r², और साथ में ये जो माइनस है इसको आगे लिख लो, ठीक है। अरे सिंपल है, ये माइनस चिन्ह दिशा बता रहा है, ये बता रहा है कि
इसकी दिशा जिसकी वजह से क्षेत्र बन रहा है ना उसकी तरफ होगी, बस माइनस चिन्ह यही बता रहा है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, माइनस जी, माइनस को आप ध्यान मत रखो, माइनस सिर्फ दिशा बता रहा है, कितनी होगी Gm1/r²। अगर इसका द्रव्यमान कैपिटल M मान लेता तो क्या कितना होता है Gm/r², ये किताबों में लिखा रहता है, ठीक है। तो देखो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई -Gm1/r², जहाँ पे M1 क्या है, जिसकी वजह से गुरुत्वीय क्षेत्र बन रहा है उसका द्रव्यमान है, ठीक है। तो ये जो गुरुत्वीय क्षेत्र होता है ना, इसको एक और चीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ये जो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होती है ना, इसको हम गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। अभी हम बताऊंगा कि ये इसको क्यों गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं। इससे पहले आप जरा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट निकाल लो, यूनिट, इकाई। तो यहाँ से देखो इकाई कितनी आएगी, इसको देखो, इस फार्मूले को देखो, इसको देखो जरा। तो इकाई कितनी आएगी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की, बल की क्या होती है न्यूटन बटे द्रव्यमान की क्या होती है किलोग्राम। तो जरा देखो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट आ गई है न्यूटन पर किलोग्राम, ये इसकी एसआई यूनिट है, आप लोग याद रखना, ठीक है। तो इसको अभी नोट कर लो, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसको गुरुत्वीय त्वरण क्यों कहते हैं, ठीक है। तो पहले इसको नोट करो। तो अब जरा देखते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को हम गुरुत्वीय त्वरण क्यों कहते हैं। जरा इसको देखो, आपको अभी अभी हमने देखा है कि मेरे पास वस्तु थी m1 द्रव्यमान की, और इसका गुरुत्वीय क्षेत्र को टेस्ट करने के लिए हमने एक m0 द्रव्यमान की एक वस्तु को रखा था, इससे r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर। हमें पता लगानी थी कि इस पॉइंट पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी m1 द्रव्यमान की वजह से। तो हम कैसे पता लगाते थे, हमने बोला था कि m0 पर कितना बल लगेगा, है ना, तभी तो बल बटे इसका द्रव्यमान, वही तो आता था गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। अभी लिखा था हमने फार्मूला, क्या लिखा था, E = F/m0, इस टेस्ट मास पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, यही होता था इस पॉइंट पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। अभी आप बताओ ये जो m0 पर इसकी वजह से कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, तो वो लगेगा, सिर्फ परिमाण की बात करता हूँ मैं, F = Gm1m0/r², यही तो लगेगा गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा, इस पर एक बल, तो इसको बल को तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ F = m0 × a, द्रव्यमान गुणा त्वरण, न्यूटन के सेकंड लॉ से। अब जरा एक बात बताओ, इन दोनों को कंपेयर करो, इनकी तुलना करो, तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी, a = Gm1/r², यही तो मिलेगी, कंपेयर करके देख लेना आप, यही मिलेगी, या दोनों को भाग कर दो। तो यहाँ पर a की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी मिलेगी, Gm1/r²। ये जो a होता है ना त्वरण, इसी को हम g बोलते हैं, बस ये भी त्वरण है, ये भी त्वरण है, बस ये जो g है ना इसको हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, है ना। तो बस ये भी त्वरण है, तो त्वरण की वैल्यू कितनी आ गई, Gm1/r²। और अभी अभी हमने देखा था ये जो Gm1/r² था वो क्या था, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इसीलिए गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को हम गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं। तो अभी आप इसको नोट करो, उसके बाद हम लोग, नोट करने से पहले एक क्वेश्चन हो जाए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप लोग आंसर निकाल दोगे। चलो, एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान है मान लो 10 किलोग्राम, सही है, और इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, Fg लग रहा है 100 न्यूटन, और इसका मास है 10 किलोग्राम। तो बताओ कि इस पॉइंट पर जहाँ पर ये रखा है उस पॉइंट पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो सिंपल है यार, तीव्रता निकालने के लिए क्या, हमें सिर्फ परिमाण निकालना है तीव्रता का, दिशा भी नहीं। तो तीव्रता कितनी होगी, E = F/m, सही है। तो क्या होगा, E = F मतलब बल कितना लग रहा है 100 न्यूटन बटे द्रव्यमान कितना है 10 किलोग्राम। तो जरा 0 से 0 कट गया तो कितना आया, यहाँ पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आ गई 10 न्यूटन पर किलोग्राम, सही है, सिंपल है। हमने बोला है ना गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए सिंपल तरीका है, जिस पॉइंट पर आपको गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वहाँ पर एक टेस्ट मास रखो और वहाँ उस पर देख लो कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, सिंपल तरीका, ठीक है। तो अभी आप इसको नोट करो, उसके बाद और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले हम लोग एक और कॉन्सेप्ट सीखेंगे गुरुत्वीय बल रेखाओं का,
ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड नाम वैद्युत बल रेखाओं के नाम से पढ़ने को मिलेगा। सिंपल है, बस गुरुत्वीय क्षेत्र की अंडरस्टैंडिंग को और अच्छे से क्लियर कराता है। तो पहले आप इसको नोट कर लो, उसके बाद हम गुरुत्वीय बल रेखाएं पढ़ेंगे। चलिए अब गुरुत्वीय बल रेखाओं को समझते हैं। गुरुत्वीय बल रेखाएं देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो गुरुत्वीय बल रेखाओं का कॉन्सेप्ट है वो एक बिल्कुल भी काल्पनिक है, बिल्कुल हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। बस आपकी गुरुत्वीय क्षेत्र को समझने में मदद करता है। बिल्कुल जो गुरुत्वीय बल रेखाएं होती हैं वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ऐसा कुछ रियल में नहीं होता है। बट गुरुत्वीय क्षेत्र को समझने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप आसानी से गुरुत्वीय बल रेखाओं की मदद से गुरुत्वीय क्षेत्र को समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि अगर हमारे पास एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान हम कुछ मान लेंगे m है, उसकी वजह से आपको पता होगा गुरुत्वीय क्षेत्र निकाल लेते हो आप, किसी पॉइंट पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आप निकालना आता है। बट कैसा होता है क्षेत्र वो समझेंगे, है ना। तो सबसे पहले मान लेते हैं पृथ्वी, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल पृथ्वी। हमारी अर्थ कैसा गुरुत्वीय क्षेत्र बनाती है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं ये रही हमारी अर्थ, ये है हमारी पृथ्वी, है ना। आपको पता होगा कि पृथ्वी के आसपास अगर कोई भी वस्तु रखी है तो पृथ्वी उसको अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है। तो चलो अगर एक वस्तु है, मान लो इसका द्रव्यमान m1 है, अगर मैं उसको यहाँ पे रखता हूँ तो इसके साथ क्या होता है, पृथ्वी इसको अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है, एक गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है। क्यों करती है? क्योंकि ये जो क्षेत्र है ना, ये पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र है। क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में हम रखेंगे तो वो अपने केंद्र की तरफ आकर्षित कर लेगी। अभी हम गुरुत्वीय क्षेत्र को समझ के आए हैं। अगर कोई दूसरी वस्तु है, देखो m1 वस्तु को मैंने यहाँ पे रखा तो वो पृथ्वी की तरफ आकर्षित हुई, है ना। अब देखो अगर मैं कोई दूसरी वस्तु है जिसका द्रव्यमान m2 है, m2, अगर मैं उसको यहाँ पे रखूँगा तो इसके साथ क्या होगा, ये भी पृथ्वी के केंद्र की तरफ आकर्षित होगी। इस पर भी केंद्र की तरफ एक गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो गुरुत्वीय बल रेखाएं क्या होती हैं? देखो गुरुत्वीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिस पर अगर कोई वस्तु रखूं जिसका द्रव्यमान m1 m2 है, जैसे यहाँ पर मैंने लिया है कि दोबारा से सुनो कि गुरुत्वीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिन पर अगर कोई वस्तु रखूं तो उस वस्तु पर उन गुरुत्वीय बल रेखाओं की अनुदिश, उसकी दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। ठीक है, मैंने दोबारा से बोला क्या होता है, गुरुत्वीय बल रेखाओं की दिशा में ही गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो देखो आपको पता होगा m2 वस्तु पर इसकी तरफ, मतलब इसके केंद्र की तरफ बल लग रहा है, तो गुरुत्वीय बल रेखाएं कैसे खींचेंगे हम? तो गुरुत्वीय बल रेखा ऐसे ही तो खींचेंगे हम, इस तरह से। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वस्तु रखूंगा ना, कोई दूसरी वस्तु, तब भी क्या होगा, इस दिशा में ही तो एक बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल। इसी तरीके से यहाँ पर कैसे गुरुत्वीय बल रेखा बनाऊंगा मैं? इस प्रकार से बनाऊंगा, क्योंकि हमको पता है इस रेखा पर आप कोई सी वस्तु रखो, लेकिन इस रेखा पर कहीं पे भी रखो आप, तो क्या होगा, इस रेखा की दिशा में ही तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ना। ऐसे ही देखो बहुत सारी हम गुरुत्वीय बल रेखाएं बना सकते हैं जो कि पृथ्वी के केंद्र की तरफ होंगी। तो याद रखना, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र कैसा होता है, जैसा मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ना, वैसा ही होता है, बिल्कुल सेंटर की तरफ। ठीक है, हो सकता है मेरा उतना एक्यूरेट ना बनाओ, बट आप लोग ट्राई करना एक्यूरेट बनाने की। ठीक है, तो ये जो क्षेत्र बना रखा है ना मैं आसपास, ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है। यानी कि ये जो रेखाएं हैं ना, इनको बोलते हैं हम गुरुत्वीय बल रेखाएं। एग्जैक्टली ऐसे ही आपको क्लास 12th में वैद्युत बल रेखाएं पढ़ने को मिलेंगी। वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक आवेश रखा होगा, चार्ज, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, वैद्युत क्षेत्र बन रहा होगा। वहाँ पे भी सिंपली टेस्टिंग करनी पड़ेगी हमको। वहाँ पे कैसे टेस्ट करेंगे, वहाँ पे एक दूसरा चार्ज लेके आएंगे, फिर देखेंगे उस पर बल कैसे लग रहा है। फिर देखो वहाँ पे क्या करूँगा, देखो पहले यहाँ पे समझो, वहाँ पे तो ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये जो रेखा खींची है ना, इसको हम गुरुत्वीय बल रेखा कहते हैं। इस रेखा पर अगर कोई वस्तु रखूँगा तो उस वस्तु पर इस रेखा की दिशा में केंद्र की तरफ एक बल लगेगा। तो इन रेखाओं की खासियत और समझो क्या क्या होती है। मैं पैसे तो लिखा दूंगा, बट अभी आप समझ लो। गुरुत्वीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती। चलो मान लो काट दिया होता, सबसे पहली बात मान लो ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही होती, तो क्या होता, अभी हमने एक पॉइंट बोला है कि गुरुत्वीय बल रेखा पर अगर हमने कोई द्रव्यमान रखा तो उस द्रव्यमान पर गुरुत्वीय बल रेखा के अनुदिश एक बल लगेगा। लेकिन अगर सोचो, अगर इनने काट दिया होता आपस में, ये दो गुरुत्वीय बल रेखाएं हैं जो आपस में काट रही हैं, मान लो काट रही हैं। अगर मैंने इस जगह पर एक वस्तु रखी होती जिसका द्रव्यमान m1 होता,
तो ये वस्तु तो कन्फ्यूज हो जाती। कन्फ्यूज क्यों हो जाती? क्योंकि रूल के अनुसार गुरुत्वीय बल रेखा की दिशा में इस पर बल लगना चाहिए, तो फिर उसे समझ नहीं आता कि इधर जाऊं या इधर जाऊं। इसलिए याद रखना, गुरुत्वीय बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काट नहीं, इवन टच भी नहीं कर सकती, ठीक है, काट भी नहीं सकती और टच भी नहीं कर सकती। और दूसरी बात यह है कि गुरुत्वीय बल रेखाओं की मदद से हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बता सकते हैं। कैसे? जहां पर गुरुत्वीय बल रेखाओं का जो घनत्व है वो अधिक होगा, वहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। जैसे आप देख सकते हो, जैसे कि आप इस क्षेत्र को देखो, इस वाले क्षेत्र को, जो पास वाला क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र को देखो। मैंने मान लो एक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्कल लिया। 2 सेंटीमीटर बहुत हो गया, चलो मान लो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सर्कल लिया। अब इस सर्कल को देखो, यहाँ पर अगर मैंने रखा तो इस सर्कल के अंदर कितनी गुरुत्वीय बल रेखा आ गई? 2। इसी सर्कल को अगर मैं यहाँ पे रखूँगा, देखो अभी भी इसकी रेडियस है 1 सेंटीमीटर, लेकिन अब क्या हुआ, अभी सर्कल के अंदर कितनी आई? सिर्फ एक बल रेखा आई। यानी कि इससे कह सकता हूं मैं कि दूर जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इस द्रव्यमान से, गुरुत्वीय बल रेखाओं का डेंसिटी यानी घनत्व कम हो रहा है। घनत्व कम हो रहा है यानी तीव्रता कम हो रही है। याद रखना कि गुरुत्वीय बल रेखाओं का घनत्व हमको गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताता है। चेक भी कर सकते हैं फार्मूले से। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई थी? Gm/r²। m1 मान लो, अगर इसका द्रव्यमान m1 है। वैसे पृथ्वी का द्रव्यमान हम जनरली कैपिटल M मानते हैं, तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या आएगा? Gm/r²। फार्मूले से देखो, जैसे जैसे r बढ़ेगी, r मतलब पृथ्वी से दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी? घटेगी। यहाँ से भी पता चल रहा है, देखो डेंसिटी यानी घनत्व कम हो रहा है, और घनत्व कम हो रहा है मतलब तीव्रता घट रही है, ठीक है। और जैसे जैसे r कम होगी, r मतलब जैसे जैसे हम अर्थ के क्लोज जाएंगे, पृथ्वी के पास जाएंगे, देखो घनत्व तो बढ़ रहा है। यहाँ से भी पता चल रहा है, फार्मूले से भी पता चल रहा है। इसलिए गुरुत्वीय बल रेखाओं का घनत्व हमको क्या बताता है? गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बताता है, ठीक है। ये तो दूसरा पॉइंट है। चलो, मतलब अभी हमने पृथ्वी की वजह से देखा, अब हम 2 वस्तुएं लेंगे, 2 वस्तुएं लेके उनको r दूरी पर रखेंगे, फिर उनकी वजह से कैसा गुरुत्वीय क्षेत्र बनेगा, गुरुत्वीय बल रेखाओं को बनाएंगे हम। तो सबसे पहले तो आप ये, हम 2 वस्तुओं की वजह से गुरुत्वीय बल रेखाओं को कैसे ड्रॉ करेंगे वो समझते हैं। तो हमारे पास 2 वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान सेम मान लिया हमने, दोनों का द्रव्यमान m है। 2 वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान कितना है? m है, और इसका भी कितना है? इसका भी द्रव्यमान m है, और ये एक दूसरे से r दूरी पर रखी हैं, सही है। अब देखो इनकी वजह से गुरुत्वीय बल रेखाएं कैसी बनेंगी, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हैं। कॉमन सेंस देखना, अगर मैं यहाँ पे कोई वस्तु रखूँगा तो क्या वो इधर की तरफ बल लगेगा? नहीं भाई, वो इस वाली वस्तु को ये वाला द्रव्यमान खींच लेगा, है ना। अगर मैं यहाँ पर कोई वस्तु रखूँगा तो क्या होगा इसके साथ? उस पर भी इस वाली वस्तु की तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। यानी कि यहाँ पर अगर मैं कोई वस्तु रखूँगा, उसको ये वाली वस्तु खींच लेगी, क्योंकि इसके नज़दीक है ये, ठीक है। यानी अगर मैं गुरुत्वीय बल रेखाएं बनाने की कोशिश करूँ तो कैसी बनेंगी? देखो सबसे पहले तो अगर इधर कुछ भी रखूँगा, जैसे मैंने यहाँ पर कोई वस्तु रखी, तो उस पर क्या लगू होगा? इसकी तरफ, ये वाली वस्तु की तरफ बल लगेगा। यानी गुरुत्वीय बल रेखा कैसी होगी? इस प्रकार से, ठीक है। अगर यहाँ पे रखूँगा तो कैसी होगी? इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे यहाँ पे रखूँगा तो क्या होगा? यहाँ पे रखूँगा, देखो अब डायरेक्टली ऐसी सीधी नहीं होगी, एक्चुअली मैंने ये सीधी गलत खींची है, सीधी नहीं होगी। क्या होगा? अब की बार अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो भाई इस वाली वस्तु की वजह से भी तो इस पर बल लगेगा, है ना। ऐसा थोड़ी ना, हमने बताया था 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल तीसरी वस्तु के आ जाने से उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है, हाँ, बट नेट बल अलग हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर अगर मैं कोई वस्तु रखूँगा, इस पर बल सिर्फ इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से भी लगेगा। इसलिए ये डायरेक्टली हम ऐसी लाइन नहीं बना सकते, क्योंकि ध्यान से देखो, इस पर एक इधर की तरफ बल लग रहा होगा और एक इस वाली वस्तु की तरफ लग रहा होगा। ऐसा ही तो लग रहा होगा ना, इस वाली वस्तु की वजह से भी लग रहा होगा और इस वाली की वजह से भी लग रहा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं कोई वस्तु रखूँगा जिसका द्रव्यमान m0 होगा, यानी टेस्ट मास रखूँगा, तो क्या होगा? नेट बल इस दिशा में लग रहा होगा और ये उधर खिंच के नहीं जाएगी, इसीलिए ये इधर की तरफ मुड़ जाएगी। यानी कि हम ओवरऑल मैं ये सब हटा दूं और मैं डायरेक्टली अगर लाइन खींचने की कोशिश करूं तो वो कुछ इस प्रकार से खिंचेगी, ठीक है। सीधी क्यों नहीं खिंचेगी, आपको रीजन समझ में आना चाहिए, क्योंकि दोबारा से देख लो, अगर मैं यहाँ पर वस्तु रखूँगा ना, तो इस वस्तु पर सिर्फ इसकी वजह से बल नहीं लगेगा, इस वस्तु पर इसकी वजह से भी बल लगेगा। तो क्या होगा? नेट बल पहले तो ये थोड़ा सा इधर जाएगी,
लेकिन जैसा ही इस वाली के करीब आएगी तो ये उसको खींच लेगा। इसलिए थोड़ा सा मैंने स्लोप टाइप की लाइन बनाई है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं बनाई है, ठीक है। जैसे यहाँ पर कोई वस्तु रखूँगा, यहाँ पर इसके साथ क्या होगा, देखो इसके साथ होगा कि ये वाली वस्तु भी इसको खींच रही होगी और साथ में वो वाली वस्तु भी इसको खींच रही होगी। तो क्या होगा, इस पर नेट बल इधर की तरफ लगेगा, बट जैसे ये इधर जाएगी, जैसे इसके क्लोज आएगी, ये इसको अपनी तरफ खींच लेगी। यानी कि जो गुरुत्वीय बल रेखा बनेगी वो कैसी बनेगी, इस प्रकार से बनेगी, ठीक है। अभी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस ये लगाओ कि अगर मैं यहाँ पे वस्तु रखूँगा बिल्कुल सेंटर पे, तो क्या होगा, अगर मान लो मैंने यहाँ पर कोई वस्तु रखी तो इस वस्तु को ये भी अपनी तरफ खींच रही होगी और ये भी अपनी तरफ खींच रही होगी। तो इस वस्तु पर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, 0 लग रहा होगा। इसीलिए यहाँ पर कोई गुरुत्वीय क्षेत्र नहीं होगा, यहाँ पर कोई गुरुत्वीय बल रेखा नहीं बनाएंगे, ठीक है। देखते हैं कैसी बनेगी। तो अगर यहाँ पे रखूँगा, अभी भी ये इसके नज़दीक है, तो क्या होगा, इस टाइप की कुछ गुरुत्वीय बल रेखाएँ आएंगी, ठीक है। अब ये कैसी आएगी, ये आएगी इस प्रकार से, ठीक है। बहुत ध्यान से बनाना, ऐसे नहीं है रैंडमली कुछ भी बना दो, ठीक है। अब देखो ऐसे ही नीचे बनेगी, बिल्कुल सही से बनाना, ठीक है। ओके, अब देखो इस पे भी इसी की जैसी गुरुत्वीय बल रेखाएं बनेंगी। इस पे भी क्या होगा, अगर यहाँ पे रखूँगा तो पहले ये दोनों की वजह से लगेगा इस पर बल, तो ये कैसी बनेगी गुरुत्वीय बल रेखा। सबसे पहले इसकी तो सीधी बनेगी, बिल्कुल स्ट्रेट बनेगी। अब यहाँ पर ऐसी बनेगी कुछ इस प्रकार से, है ना, बिल्कुल सेम इसी की तरह बना दो। अब तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है बनाने में, ठीक है। और यहाँ पर बना दो आप इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर रखेंगे ना वस्तु, तो ये क्या होगा कि इस पर इधर की तरफ बल लग रहा होगा, इधर की तरफ बल लग रहा होगा, इसलिए ये नेट इधर की नीचे की तरफ जाना चाहेगी। बट होगा, देखो जरा, इधर की तरफ भी बल लगेगा, इधर की तरफ भी बल लगेगा, नेट बल नीचे की तरफ लगेगा ना, तो ये नीचे की तरफ जाना चाहेगी। इसीलिए गुरुत्वीय बल रेखा कैसी बनी है, नीचे। और थोड़ा इसको सार बनाना चाहिए हमको असल में, इस तरह से, ठीक है। तो इसको नीचे की तरफ बल लगेगा, वो नीचे आएगी, जैसे नीचे आएगी तो इसके करीब आ जाएगी और तुरंत ही ये वाली वस्तु इसको खींच लेगी। तो गुरुत्वीय बल रेखा कुछ इस प्रकार से बनेगी। ऐसे यहाँ पर भी ऐसे बनेगी। असल में मुझको और थोड़ा सार बनाना चाहिए था। अब देखो यहाँ पर कोई गुरुत्वीय बल रेखा है क्या, और इसको बना लो एक और इस प्रकार से, ठीक है। देखो यहाँ पर कोई गुरुत्वीय बल रेखा है, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, हमने समझाया था। यहाँ पर अगर कोई वस्तु रखूंगा तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, 0 लगेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई वस्तु रखूंगा, उस वस्तु को ये वाली वस्तु भी अपनी तरफ खींच रही होगी और ये वाली वस्तु भी अपनी तरफ खींच रही होगी और समान बल से खींच रही होगी, क्योंकि दोनों के बीच की दूरियां और द्रव्यमान सब कुछ सेम है। इसीलिए इस वस्तु पर कोई भी बल नहीं लगेगा, या इसीलिए यहाँ पर कोई गुरुत्वीय बल रेखा भी नहीं होगी, ठीक है। तो दो वस्तुओं की वजह से कैसा गुरुत्वीय क्षेत्र बनेगा, उसका चित्र ऐसा है, ठीक है। बट हमने पहले ही से बताया कि गुरुत्वीय बल रेखाएं रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, बट गुरुत्वीय क्षेत्र की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए गुरुत्वीय बल रेखाओं की मदद लेते हैं। तो दो वस्तुओं की वजह से कैसा गुरुत्वीय क्षेत्र बनेगा वो ये है, आप इसको नोट कर लो। उसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, पहले आप इसको नोट करो। अब देखो एक और छोटी सी चीज बची है कि एक समान गुरुत्वीय क्षेत्र और असमान गुरुत्वीय क्षेत्र को गुरुत्वीय बल रेखाओं की मदद से कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो सिंपल है कि अगर गुरुत्वीय बल रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर है, मतलब वो समांतर है, ठीक है। मतलब सभी गुरुत्वीय बल रेखाएं कैसी हैं, अगर समांतर हैं तो ये एक समान गुरुत्वीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ये एक समान गुरुत्वीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है, एक समान गुरुत्वीय क्षेत्र, ओके। लेकिन अगर कुछ इस प्रकार की गुरुत्वीय बल रेखाएं हैं, इस प्रकार की, देखो ये गुरुत्वीय बल रेखाएं एक समान तो है नहीं, इनके बीच की दूरी अलग अलग है, इसीलिए ये बल रेखाएं असमान गुरुत्वीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। ये क्या कर रही हैं, ये असमान गुरुत्वीय क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं, असमान गुरुत्वीय क्षेत्र, ठीक है।
जरूरी नहीं असमान गुरुत्वीय क्षेत्र ऐसी ही बल रेखाएं प्रदर्शित करें, समांतर भी प्रदर्शित कर सकती हैं। बट अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए कि ये समांतर हैं, देखो ध्यान से देखो, ये गुरुत्वीय बल रेखाएं समांतर हैं एक दूसरे के, सभी समांतर हैं। बट समांतर के साथ साथ इसमें एक चीज़ अलग है, समांतर तो हैं बट इनका जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो अलग है। तो इसीलिए समांतर भी होनी चाहिए और उनकी डेंसिटी भी सेम होनी चाहिए, तभी वो एक समान गुरुत्वीय क्षेत्र को प्रदर्शित करेंगी, अदरवाइज नहीं। अगर कोई पूछता है कि ये बल रेखाएं कैसे गुरुत्वीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं, तो आपका आंसर होगा असमान गुरुत्वीय क्षेत्र। तो इसको नोट कर लो, उसके बाद अपन लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बताना जरा, ऐसी कॉमन सेंस से हो जाएगा। आपके पास एक रिंग है, रिंग, ठीक है, एक रिंग है जिसका द्रव्यमान इसकी परिधि पर है, बिल्कुल टोटल द्रव्यमान इसकी परिधि पर है, और बीच में खाली है। ये रिंग तो खाली होती है ना बीच में, इसका द्रव्यमान इसके मतलब एक तरीके से पहिया है, पहिया, सिंपल, ठीक है। तो अगर मैं पूछता हूँ इसके केंद्र पर, बिल्कुल सेंटर पर गुरुत्वीय क्षेत्र कितना होगा, सेंटर पर, तो आपका आंसर होना चाहिए 0। 0 क्यों होना चाहिए? क्योंकि देखो मान लो छोटा सा द्रव्यमान यहाँ पर है, यहाँ पे छोटा सा द्रव्यमान है dm, छोटा सा द्रव्यमान dm, और यहाँ पर हम गुरुत्वीय क्षेत्र को चेक करने के लिए एक छोटा सा द्रव्यमान लेके आएंगे m0। अब एक बात बताना कि इनके बीच की दूरी अगर r है और कोई छोटा सा द्रव्यमान इसके जस्ट अपोजिट भी है dm, उनके बीच की दूरी भी कितनी है, r है। तो बताओ ये जो dm है वो इस वाले द्रव्यमान को इस साइड मान लो F बल से खींचेगा, इसी तरीके से ये वाला dm है वो m0 वाली वस्तु को इस साइड पर सेम बल से खींचेगा। सेम बल से क्यों? क्योंकि द्रव्यमान भी दोनों सेम है और उनके बीच की दूरी भी सेम है। तो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा? 0 लगेगा, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी प्रकार से जितने भी dm द्रव्यमान लोगे उनके अपोजिट में भी इक्वल वैसे ही वैसे dm मास होंगे और इनका नेट फोर्स कितना आएगा? 0। यानी अगर सेंटर पर वस्तु रखेंगे तो उस पर कोई गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि सेंटर पर, रिंग के सेंटर पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? 0 होती है। बट सेंटर की जगह पे, ये तो रहा सेंटर, बट सेंटर के अलावा अगर मैंने यहाँ पे रख दिया तो यहाँ पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होगी। क्योंकि सुनो, क्योंकि इसके करीब में ये वाला द्रव्यमान पड़ेगा, चलो यहाँ पे dm मतलब छोटा सा द्रव्यमान, ठीक है। तो इसके करीब में ये दूरी बहुत कम है और इसके अपोजिट में देखोगे ये वाला dm, इनके बीच की दूरी ज़्यादा है और दूरी कम होती है तो गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है। इसीलिए इन दोनों के बीच यहाँ पे छोटा सा dm मास है और यहाँ पर m0 मास है, तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होगा। यानी कि ये जो द्रव्यमान है ना m0, वो इसकी तरफ खींचा चला जाएगा। इसीलिए सेंटर के अलावा किसी भी पॉइंट पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 0 नहीं होती, ठीक है। तो ये रिंग का केस है। एक और सवाल ले लेते हैं, चलो एक सवाल ऐसा किया भी है अपन लोगों ने। ये रहा हमारा समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्राइंगल, ठीक है। ये रहा समबाहु त्रिभुज और इसके तीनों शीर्ष पर हम द्रव्यमान रख देते हैं m, सेम टाइप के द्रव्यमान रख रहा हूँ m। अगर मैं आपसे पूछता हूँ इसके सेंट्रॉइड पर यानी केंद्रक पर, केंद्रक बिल्कुल सेंटर पे होता है, केंद्रक क्या होता है? अरे माध्यिकाएं जहाँ मिलती हैं वो होता है केंद्रक। तो इसके केंद्रक पर माध्यिकाएं भी हम खींच के दिखा दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये एक्यूरेट नहीं है बट ट्राई करो एक्यूरेट करने की। चलो ठीक है, ये रहा केंद्रक। केंद्रक को G से प्रदर्शित करते हैं। तो केंद्रक पर पूछा है कितना वैद्युत क्षेत्र होगा। तो वैद्युत क्षेत्र पहले बताओ। अरे हमने शायद दूसरे वीडियो में जब अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ रहे थे वहाँ पर केंद्रक पर 2m द्रव्यमान रखा था, है ना, उस पर कितना बल लगा था। तो अगर आपको याद है, अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको याद होगा कि इस पर बल की वैल्यू 0 आई थी, है ना। तो अब बताओ अगर मैं यहाँ पर m0 द्रव्यमान रखूंगा, क्योंकि गुरुत्वीय क्षेत्र चेक करने का सिंपल तरीका है छोटा सा द्रव्यमान टेस्ट मास लेके आएंगे। टेस्ट मास क्यों लेके आते हैं मैं वो भी बता दे रहा हूँ। क्योंकि टेस्ट मास इसलिए आते हैं क्योंकि हम क्षेत्र की चेकिंग कर रहे हैं। अगर मान लो बड़ा सा द्रव्यमान लेके आए, ये खुद का भी क्षेत्र बना लेगा। अभी हमने बताया था जैसे 2 बॉडी थी सेम मास की, तो इसकी वजह से अगर ये ना होती तो इसका क्षेत्र पूरा फैला हुआ बनता, बट इसके आ जाने से इसका क्षेत्र खराब हो गया था ना,
इस तरह का हो गया था ना, अभी आपने देखा था। इसीलिए यहाँ पर छोटी सी वस्तु लेके आते हैं जो कि इस वाले की और इस वाले की और इस वाले की गुरुत्वीय क्षेत्र को डिस्टर्ब ना करे। इसलिए हम छोटा सा मास लेके आते हैं टेस्टिंग करने के लिए, जो पहले से जो मास उपस्थित हैं उनके गुरुत्वीय क्षेत्र को खराब ना करे, इसलिए छोटा सा लेके आते हैं। ठीक है, अब सुनो जरा, ये छोटा सा है, इस पर बल कितना लगेगा? सिंपल, फिर से बल निकाल लेंगे। तो देखो जरा, इधर F, इधर F, इधर F है ना। तो जरा देखो, ये F है और ये F है, इधर इसका FVD अलग बना लेते हैं। ये F लग रहा है, इधर भी F लग रहा है, इधर भी F लग रहा है, और आपको पता होगा ये एंगल 120 है, और तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। ये पूरा 120 है ना, 120, तो ये 60 हो जाएगा। तो ये F है, तो ये हो जाएगा F का cos 60, ये F है, ये भी 60 है ना, तो ये फिर से आ जाएगा F का cos 60। इसी तरीके से ये हो जाएगा F का sin 60, ये वाला भी घटक हो जाएगा F sin 60। ये तो बराबर और विपरीत दिशा में है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, लेकिन ये जुड़ जाएंगे। F cos 60 होता है F/2, इसी तरीके से ये भी हो जाएगा F/2, तो ये जुड़ के कितना हो जाएंगे? F। अब ध्यान से देखो, ऊपर भी F है, नीचे भी है, दिशा अपोजिट है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इस पर F नेट कितना लगेगा? 0 लगेगा। तो F नेट m0 पर कितना लग रहा है? 0 लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी गुरुत्वीय क्षेत्र, ग्रेविटेशनल फील्ड, उसकी वैल्यू कितनी आएगी? उसकी वैल्यू आएगी, वो कैसे निकालते हैं? F/m0। m0 पर कितना बल लग रहा है? तो कितना बल लग रहा है? 0/m0 करोगे तो कितना आएगा? 0। यानी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ रही है? 0 आ रही है। ठीक है, तो ये तो सवाल कर लिए। इसके बाद एक अच्छा सा सवाल ले लेते हैं। उसके बाद देखो, NCERT में इतना ही है। इसके बाद हम लोग पृथ्वी की वजह से गुरुत्वीय क्षेत्र निकालेंगे, अंदर भी, बाहर भी और उसकी सतह पे भी, जो अगले वीडियो में होगा। अभी तो हम पॉइंट मास की वजह से r दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। लेकिन अगर मेरे पास ऐसी वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान एक जगह पर नहीं है, मतलब फैला हुआ है, तो उनकी वजह से गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, उसका एक सेपरेट वीडियो रहेगा। वो नीट वालों के लिए रहेगा, या मेन सेंस जो देते हैं ना, उनके लिए वो बेहतर है, जो एडवांस लेवल की फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं। बट NCERT में इतना ही है। इसके बाद हम लोग बस जो अगला वीडियो होगा वो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र, बाहर, सरफेस पर और अंदर। ठीक है, वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, तो इसको नोट कर लो। इसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए इस सवाल को देखो। इस सवाल में कह रहा है कि दो वस्तुएं जिनका द्रव्यमान 10 किलोग्राम और 1000 किलोग्राम है, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है। देखो, दो वस्तुएं हैं जिनका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, एक का 10 किलोग्राम है और एक का कितना है? एक का है 1000 किलोग्राम, और इनके बीच की दूरी है 1 मीटर। 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं। तो इनको जोड़ने वाली रेखा के किस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र का मान 0 होगा? तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि पहली बात तो इनके बीच गुरुत्वीय बल 0 होगा। ये देखो कि अगर मान लो यहाँ पर कोई वस्तु रखी, मैंने यहाँ पर रखी, देखो 10 छोटे वाले द्रव्यमान के पास ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर इसके पास रख दी, क्योंकि हमको पता है गुरुत्वीय बल जो होता है ना, वो द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा, गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही ज़्यादा लगेगा। तो इसके पास तो जाहिर सी बात है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता 0 होने वाली नहीं है। कहीं ना कहीं इसी के पास होगी। अगर होगी तो देखते हैं जरा। अगर यहाँ पर मैंने वस्तु रखी तो इस पर बल इधर लगेगा और इस पर बल इधर लगेगा, मतलब इनके बीच में कहीं गुरुत्वीय क्षेत्र का मान 0 होने की संभावना तो है, क्योंकि इनको कटने की संभावना तो है। तो कहाँ पर वो पॉइंट होगा? तो ऐसा करते हैं, ये सवाल जो बहुत अच्छे सवाल होते हैं, ये इनको बोलते हैं इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चन, साम्यावस्था टाइप क्वेश्चन। मतलब कहाँ पर गुरुत्वीय क्षेत्र का मान 0 होगा? तो मान लेंगे ये जो छोटा वाला द्रव्यमान है 10 किलोग्राम, यहाँ से x दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र का मान 0 होगा, मान लेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अच्छा, ये दूरी x है, तो ये दूरी बताओ जरा कितनी होगी? ये हो जाएगी 1 - x। ओके, क्योंकि टोटल कितनी है? 1 मीटर है। तो जरा एक बात बताओ, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं इस पॉइंट पर, तो इसकी दिशा ये होगी और इसकी दिशा ये होगी, क्योंकि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इसकी वजह से इधर होगी और उसकी वजह से इस साइड पे होगी। तो जरा देखो, चलो ये दिशा को हम अगर पॉजिटिव मान लूँ और इसको अगर निगेटिव मान लूँ, एक दिशा तो पॉजिटिव माननी पड़ेगी। तो एक बात बताओ, इसकी वजह से यहाँ पर गुरुत्वीय क्षेत्र कितना होगा?
तो वो होगा आपको पता होगा कि अगर इस पर गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य है तो इसकी वजह से गुरुत्वीय क्षेत्र और इसकी वजह से गुरुत्वीय क्षेत्र बराबर होगा, तभी तो कैंसिल आउट हो पाएंगे। तो एक काम करो, इसकी वजह से गुरुत्वीय क्षेत्र E1 मान लो और इसकी वजह से गुरुत्वीय क्षेत्र E2 मान लो, है ना। तो ये कितना आएगा इस पॉइंट पे बताओ, फार्मूला बताए, फार्मूला कितना होता है गुरुत्वीय क्षेत्र का, Gm/r²। तो फार्मूला लगाओ जरा, G द्रव्यमान कितना है 10, G × 10 बटे इनके बीच की दूरी कितनी है x²। आपको पता होगा ना E1 = E2, मैं लिख लेता हूँ, E1 = E2 होगा इस पॉइंट पर, ये पॉइंट का नाम रख देते हैं P, सही है। तो जरा E1 बताओ कितना आएगा, E1 आएगा G × 10 बटे दूरी कितनी है x² बराबर E2 कितना आएगा, E2 आएगा G × द्रव्यमान कितना है 1000 किलोग्राम बटे दूरी कितनी है 1 - x²। अब कुछ नहीं है, इसको सॉल्व कर लेंगे, G से G कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सॉल्व करो जरा, ये इधर पहुंचाओ जरा, कितना हो जाएगा ये 1 - x² बराबर 100x²। तो जरा ये इसको ओपन करो, कितना आएगा ये 1 + x² - 2x बराबर 100x²। तो इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो इधर देखो जरा, ये इसको मैं उधर पहुंचा दे रहा हूँ, इधर 1 - 2x है, 1 - 2x बराबर 100x² - x² यानी कि 99x², सही है। अब इसको सॉल्व कर लो जरा, ये 99x² है, ये उधर जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 99x² + 2x - 1 = 0। तो इसके फैक्टर देखो जरा, फैक्टर गुणनखंड कर लो, कितने आएंगे, घटा के 2 लाना है और गुणा करके 99 लाना है, यानी कि 11 - 2 और 11 × 9, सही है। तो कितना हो जाएगा ये 99x² + 11 - 2, है ना, घटा के 2 लाना है, सॉरी 11 - 9, सही है ना, 11 - 9 × x - 1 बराबर 0। तो इसके गुणनखंड अब तो हो ही जाएंगे, 99x² + 11x - 9x - 1 बराबर 0। यहाँ से 11 कॉमन आ जाएंगे, 11x कॉमन आ जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बचेगा 9x + 1। इसी तरीके से यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा, कितना बचेगा 9x + 1। तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ ऊपर, तो इसके गुणनखंड कितने आ गए 9x + 1 और अगले ब्रैकेट में 11x - 1, 11x - 1 बराबर 0। तो एक काम करो, एक बार इसको 0 करेंगे तो कितना आएगा 9x + 1 को 0 करेंगे तो x बराबर -1/9 आएगा, जो कि रिजेक्टेड होगा। और एक बार इसको 0 करेंगे, 11x - 1 को 0 करेंगे तो यहाँ से x बराबर 1/11 आएगा, सही है, x बराबर 1/11, यानी कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान से 1/11 मीटर पर अगर हम वस्तु रखते हैं, इसको सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 100 से गुणा कर दो तो ये मीटर में आया, ठीक है। तो 1/11 × 100 तो कितना आएगा, ये आएगा 9 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, 9.0 के समथिंग आएगा। अब इतना ही लिखा रहे हैं तो 1/11 मीटर, 1/11 मीटर करेक्ट आंसर है, ठीक है। यानी कि अगर हम किसी वस्तु को 10 किलोग्राम वाले मास से 1/11 मीटर पर रखेंगे तो उस पॉइंट पर गुरुत्वीय क्षेत्र का मान 0 आएगा, ठीक है। तो ये सवाल बहुत अच्छा था। तो इस सवाल के ऊपर आप हेडिंग भी लगा सकते हैं, साम्यावस्था टाइप क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम टाइप क्वेश्चन होते हैं, बहुत अच्छे सवाल होते हैं, ठीक है। तो हमने एक करा दिया, बाकी हो जाएंगे, सिंपल होते हैं ऐसे ही, मतलब किसी भी पॉइंट पे आपको पूछ लेगा कि किस पॉइंट पे गुरुत्वीय क्षेत्र का मान 0 होगा, तो सेम काम कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये कर लो, उसके बाद एक अच्छा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक। देखो इस सवाल में क्या है, इस सवाल में हमारे पास XY एक्सिस हैं, XY अक्ष हैं और X अक्ष पर बहुत सारे द्रव्यमान रखे हुए हैं, जो कि मूल बिंदु से r दूरी पर, और दूसरा है 2r दूरी पर, तीसरा है 4r दूरी पर, ऐसे ही अगला है 8r दूरी पर, 8r दूरी पर, ऐसे ही बहुत सारे इनफाइनाइट द्रव्यमान रखे हैं, इनफाइनाइट वस्तुएं रखी हैं जिनका सेम द्रव्यमान है m। तो आपको बताना है बिंदु O पर, यानी मूल बिंदु पर
कितनी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बताना है। सिंपल है, कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ध्यान देना इसमें। सबसे पहले तो इसकी वजह से लिख लेते हैं। इसकी वजह से कितनी होगी, इसकी वजह से होगी Gm/r², क्योंकि दूरी r है, क्योंकि अभी अभी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला पढ़ा है। तो इतना होगा Gm/r² प्लस अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा ना, सबकी वजह से जोड़ दो, तो इसकी वजह से निकल आई। फिर इसकी वजह से देखो जरा, इसकी वजह से कितनी होगी, इसकी वजह से होगी Gm/ दूरी कितनी है 2r² प्लस Gm/4r² प्लस ऐसे बहुत सारे वस्तुएं हैं, बहुत सारी द्रव्यमान, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं, मतलब अनंत वस्तुएं हैं, सबकी वजह से जितनी भी गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी सबको इसी प्रकार जोड़ते जाएंगे। इनफाइनाइट द्रव्यमान है हमारे पास, ठीक है, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। अब देखो जरा, इसको थोड़ा हल करते हैं। ये गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ रही है, तो जरा एक बात बताओ, यहाँ से Gm/r² सब में से कॉमन ले लूँ, Gm/r² अगर कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे देखो बचेगा 1/1, यहाँ पे बचेगा 1/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना 4, प्लस ऐसे बचेगा 1/ यहाँ पे बचाएगा 16, 4 का स्क्वायर 16 है ना, प्लस ऐसे ही कितने द्रव्यमान है हमारे पास, अनंत द्रव्यमान है, ठीक है। अब आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, इस चीज़ को ध्यान से देखो, तो ये एक जीपी लिखी हुई है, गुणोत्तर श्रेणी। क्लास 11th में आपने मैथमेटिक्स में सीरीज नाम का चैप्टर पढ़ा होगा, वहाँ पे आपने समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी दोनों चीज़ें पढ़ी होंगी। तो ये गुणोत्तर श्रेणी लिखी हुई है, अगर आप ध्यान से देखो, गुणोत्तर श्रेणी का योगफल लिखा हुआ है, कितने पदों की ये गुणोत्तर श्रेणी है, अनंत पदों की। अगर आपको याद है तो अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी का योगफल होता है S इनफाइनाइट बराबर A/1 - r। ये एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है अनंत पदों की गुणोत्तर श्रेणी का योगफल, जहाँ पे A होता है प्रथम पद, R होता है इनका कॉमन रेशियो, है ना। तो जरा देखो कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं। कॉमन रेशियो निकालते हैं, जैसे कि अगर मान लो मेरे पास A1, A2, A3, A4 ऐसे बहुत सारे पद हैं, एक गुणोत्तर श्रेणी में हैं, तो इनका कॉमन रेशियो निकालने का तरीका है A2/A1, A2/A1, A3/A2, मतलब दूसरे में पहले से भाग कर देते हैं और ये आपस में बराबर आते हैं, ठीक है, तभी तो हो पाती है गुणोत्तर श्रेणी। चेक कर लो, इसमें सब में बराबर ही आएगा। दूसरा पद कौन सा, 1/4, 1/4 में 1 का भाग करोगे कितना आएगा, 1/4 ही आएगा। तो R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 1/4 और A की वैल्यू कितनी है, A है प्रथम पद, A की वैल्यू है 1। तो इस फार्मूले में डाल दो जरा, तो अनंत पदों का योगफल आ जाएगा, A की वैल्यू है 1/1 - 1/4, तो ये आ जाएगा, सॉल्व करो, ये आ जाएगा, ये 1/, इसके नीचे 1 लिख लो, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो तो 4 - 1/4, तो ये 4 ऊपर पहुँच जाएंगे, 4/3 आ जाएगा। तो अनंत पदों का योगफल आ जाएगा 4/3। तो इस सब की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। इसका बाहर गुणा कर दो, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो जरा, टोटल गुरुत्वीय क्षेत्र कितना आ गया, अभी हम सिर्फ परिमाण की बातें कर रहे हैं। टोटल गुरुत्वीय क्षेत्र आ गया Gm/r² और कितना 4/3, अंदर है 4/3, तो इसको ढंग से लिख लो, 4/3 Gm/r²। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद जो अगला वीडियो होगा पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र निकालेंगे, बाहर, अंदर और उसकी सरफेस पर। तो अभी आप इसको नोट कर लो अच्छे से और क्वेश्चन वगैरह लगाते रहना, ठीक है, तो इसको नोट कर लो।